हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बहू अंतिम भाग। अभी तक हमने पढ़ा कि एक दिन कविता को अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। जब उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि उसकी बच्चेदानी में ट्यूमर हो गया है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वही अब आखिरी ऑप्शन है। कविता को ओटी में शिफ्ट किया जाता है और ऑपरेशन शुरू होता है। अब आगे ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। सबने शांति की सांस ली। सबके मुखड़े पर इतने दिनों के बाद हंसी की उजली किरणें दिखाई दी। राधा ने 15 दिन की छुट्टी ले ली अपनी सासू माँ की देखभाल करने के लिए। घर संभालना, घर में ईशा को संभालना, अस्पताल में सासू माँ की देखभाल करना, सारे कार्य राधा और गुरमीत ने मिलकर बखूबी संभाल लिया। दोनों का साथ केशव ने दिया। ऑपरेशन की बात सुनकर जानवी और शालू भी आ गई। इन दोनों के आ जाने से राधा को काफी राहत महसूस हुई। दोनों ने अस्पताल में अपनी माँ की देखभाल का कार्य संभाल लिया और राधा ने घर गृहस्थी का कार्य संभाल लिया। पूरे परिवार को बहुत समय के पश्चात एक साथ देखकर कविता को भी बहुत सुकून महसूस हुआ। भाभी और नंदों के बीच इतना सुंदर तालमेल देखकर कविता की आंखों को बड़ी राहत महसूस हुई। एक हफ्ते के पश्चात जानवी और शालू अपने अपने घर चली गई। धीरे धीरे कविता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। राधा ने भी सासू माँ की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रखी। गुरमीत और केशव ने भी कविता का बहुत ध्यान रखा। जीवन में पहली बार सब लोगों से इतनी सेवा पाकर कविता की आंखें ना भीगे, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। जीवन भर सबकी सेवा करती रही कविता, परंतु सेवा पाने में सही मायने में कैसा सुख होता है, इसका एहसास उसे बीमार पड़ने के बाद ही हुआ। सबसे इतना स्नेह पाकर ईश्वर को बार बार धन्यवाद देती रही। हे ईश्वर, तुमने मेरा भाग्य बहुत फुर्सत में गढ़ा है। सब लोगों ने मुझ पर इतना स्नेह लुटाया, मेरा इतना ध्यान रखा। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव सब पर बनाए रखना प्रभु, तुम्हें शत शत नमन। कविता उठकर धीरे धीरे कुछ करने के लिए रसोई घर की ओर जा रही थी। नहीं मम्मी जी, आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कोई कार्य करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जाइए आप आराम करिए, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। राधा ने उसे बड़े प्यार से टोक दिया। बैठे बैठे समय काटे नहीं कटता, इसीलिए सोच रही थी तुम्हारा थोड़ा बहुत हाथ बटा दूं। कविता ने झिझकते हुए कहा। काम कहाँ भागे जा रहा है मम्मी जी, आप ठीक हो जाइए पहले। अभी बहुत कमजोरी है आपके शरीर में। आप ही का घर है, काम भी आपको ही संभालना है और आपकी पोती को भी संभालना है। वैसे भी आपके लाड प्यार में ईशा बहुत जिद्दी हो गई है। मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुनती। कुछ भी कहो तो बस एक ही रट लगाती है। नहीं, मैं दादी के पास जाऊंगी। सब दादी करेगी। दादी खिलाएगी, दादी नहलाएगी। सचमुच उसे केवल आप ही संभाल सकती हैं। कुछ दिनों के पश्चात तो मुझे ऑफिस जाना है, तब रहना आप दोनों दादी पोती, खूब मस्ती करना दोनों मिलकर। इसके पहले आपको पूरी तरह ठीक होना पड़ेगा, तभी आप अपनी नखरीली पोती को संभाल सकती हैं। मुस्कुराते हुए राधा ने सासू माँ से कहा। राधा की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर कविता की आंखें गीली ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। आंखों में आंसू लेकर भराई हुई आवाज में उसने कहा, लोग कहते हैं पराई लड़की कभी अपनी नहीं हो सकती। जाने क्यों लोग ऐसा सोचते हैं। मैं तो सामने देख रही हूँ, साक्षात पराई लड़की ने तो अपनी लड़की से भी ज्यादा ध्यान रखा मेरा। जो लड़की इतना प्यार लुटा सकती है, वो पराई कैसे हो सकती है। सचमुच राधा, अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं इस बार जिंदा नहीं बचती। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। भगवान हर जन्म में तुम्हें मुझे बहू के रूप में दे और मैं तुम्हें बेटी बनाकर अपने गले लगा लूं। सासू माँ के मुख से पहली बार अपना नाम सुनकर और उनकी बातें सुनकर राधा की आंखें भी भीगने लगी। वो सासू माँ के पास आकर बैठ गई और उनके गले में हाथ डालकर आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी जी, आपने भी तो मेरा इतना ध्यान रखा था। जब मैं गर्भवती थी, मेरी माँ के ना होने की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। शायद मेरी माँ भी इतना ध्यान नहीं रखती जितना आपने रखा। मुझे एक पल के लिए भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। जो सासू माँ इतनी अच्छी है, उनके लिए मैं जीवन भी लुटा सकती हूँ। प्यार तो छोटी सी बात है। राधा की प्यार भरी बातें सुनकर कविता की आंखों से झड़झड़ आंसू बहने लगे। भावुक होकर उसने राधा के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया और कहा, अगर मैं माँ के जैसी हूँ तो आज से मुझे मम्मी जी मत कहना,
केवल माँ कहकर पुकारना। तुम्हारे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रही हैं। सासू माँ की प्यार भरी बातें सुनकर राधा के आंसू भी धैर्य का बांध तोड़कर बहने लगे और माँ कहकर वो सासू माँ के गले लग गई। आज कविता को सही मायने में अपने जीवन को एक नए रूप से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन की एक नई परिभाषा मिल गई। कविता पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हर रोज ईशा अपनी दादी से एक ही सवाल करती। इसीलिए ईशा के सवालों से परेशान होकर एक दिन कविता ने हिम्मत कर ही डाली। राधा बेटा, तुमसे एक बात करनी है, बुरा मत मानना। ईशा आजकल मुझसे बहुत सवाल करने लगी है। वैसे उसका सवाल गलत भी नहीं है। हमेशा कहती है, दादी मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? मम्मी से कहूँ ना मेरे लिए अस्पताल से एक भाई लेकर आए। मैं क्या जवाब दूं उसे, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं दूसरे बच्चे के लिए सोच लेते हो तुम दोनों? माँ, हमने भी कई बार सोचा है, परंतु हिम्मत नहीं होती। आप ही बताइए, दूसरा बच्चा आ गया तो उसे कौन संभालेगा? आपकी तबीयत भी अब इतनी ठीक नहीं है और फिर आपकी उम्र भी बहुत हो गई है। दूसरे बच्चे को संभालने का सोचकर तो मुझे डर लगता है। ईशा को संभालने में ही कितनी परेशानी उठानी पड़ी। राधा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर संभाल लेंगे। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? घर में सारा कार्य करने के लिए नौकर हैं, कुक है। मुस्कुराते हुए समझाया कविता ने। नहीं माँ, पापा की तबीयत ठीक कहाँ है? उनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है। वे तो अपनी तबीयत को लेकर ही परेशान हैं। उनको अलग से परेशान करना उचित नहीं है। घर में नौकर है तो क्या हुआ? एक बच्चे को संभालना तो बड़ा कठिन काम है। कई काम संभल जाते हैं, लेकिन बच्चा संभालना बहुत मुश्किल काम है। आप चिंता मत करिए, ईशा को मैं समझा दूंगी। राधा ने समझाते हुए कहा। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग अच्छा समझो। मेरे मन में एक बात थी सो मैंने कह दिया, इसका बुरा मत मानना। कैसी बातें करती हो आप? माँ की बात बेटी बुरा क्यों मानेगी? आप मन में कुछ मत रखिए। मैंने बुरा नहीं माना। अच्छा किया आपने मन की बात मुझसे की। मन की बातें मुझसे नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? मुस्कुराकर राधा ने कहा। समय का चक्र चल रहा था जैसा हमेशा चलता है। कविता का समय भी अच्छा ही चल रहा था, परंतु एक रात अचानक पति केशव की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ गया। रात को ही आनन फानन में अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुंचे ही थे कि तबीयत और बिगड़ने लगी। जल्दी से डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती करा, परंतु समय जब खराब होता है तो किसी से कहकर नहीं आता। कविता का वक्त भी खराब आ गया था। पति केशव चल बसे। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। कविता का बड़ा मन था थोड़ा सा समय निकालकर दोनों मिलकर गांव जाएंगे, कुछ दिन गांव में रहेंगे, घर की देखभाल करेंगे, पर नसीब ने साथ नहीं दिया। मन की इच्छा मन में ही रह गई। एक बार कविता ने बेटा बहू से कहा भी था, कुछ दिनों के लिए मैं गांव चली जाती हूँ, तुम लोग छुट्टी लेकर ईशा की देखभाल करो। परंतु दोनों ने मना कर दिया। नहीं माँ, आप अकेली गांव नहीं जाएंगी। चलना है तो सब मिलकर चले जाएंगे। ईशा के स्कूल की छुट्टी हो जाने दो, फिर हम सब मिलकर 2-4 दिन के लिए गांव होकर आएंगे। आपके मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बेटा बहू की बातें सुनकर कविता चुप हो गई। ठीक ही तो कहा है दोनों ने। अभी मेरी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही और उम्र भी ज्यादा हो गई। ऐसे में अकेले जाकर गांव में रहना भी ठीक नहीं है। बच्चे मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। उनके विरुद्ध जाकर कोई काम करना उचित नहीं होगा। मन ही मन सोचा कविता ने। समय बड़ा बड़ा घाव भर देता है। कविता का घाव भी भर दिया। धीरे धीरे वो पहले जैसी हो गई, पर जीवन में एक कमी सी महसूस होती है, पति की कमी। अब घर में अकेली रहती है तो अतीत की उन पगडंडियों में मन विचरने लगता है, जहाँ से जिंदगी का सबसे कठिन रास्ता चलना शुरू हुआ था। पहले पति थे तो सुख दुख बांट लिया करती, पर अब मन ही मन सोच कर ही रह जाती। जितना संभव होता है बच्चों से बांट लेती है, बाकी मन की बात मन में रह जाती है। पर उसने मन को समझा लिया। अब जब तक जीवन है ये कमी तो रहेगी, इसी के साथ जीवन का रास्ता भी चलना पड़ेगा। हंसना मुस्कुराना भी पड़ेगा। बच्चों को खुश रखने के लिए स्वयं को भी खुश रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। मेरी जिंदगी में ईश्वर ने सब कुछ तो दिया है, फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देख कर मन में उदासी भर लेने का कोई अर्थ नहीं है। एक दिन सबको इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। मुझे भी एक दिन जाना ही होगा, परंतु जब तक जीऊं क्यों ना बच्चों के साथ खुश रहकर जिंदगी गुजार दूं। मुझे खुश देखेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे।
मैं एक माँ हूँ। बच्चों की खुशी के लिए तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे बच्चों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आएं। ईश्वर ने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है ईशा के रूप में। ईशा है ना, जीवन के खालीपन को दूर करने और खुशियां भरने के लिए। सारी बातें सोचकर कविता के चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई और जीने की ऊर्जा मिल गई। समाप्त। आज की हमारी ये कहानी यहीं पर होती है खत्म। पूरी कहानी शुरू से आखिर तक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।